दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त काल, और गुप्त काल के संदर्भ में हमने कुछ शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करने वाले हैं इसमें रामगुप्त के संदर्भ में, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बड़ी रोचक कहानी है रामगुप्त। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए गुप्त काल, और उसमें हेडिंग लिखोगे, सबसे पहला जो शासक लिखोगे वो रामगुप्त। तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आज? गुप्त काल के संदर्भ में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं गुप्त काल। और आज मैं सबसे पहले जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो शासक कौन है? तो वो है रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त। प्यारे दोस्तों, ये जो रामगुप्त का शासनकाल माना जाता है ना, ये 375 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक माना जाता है। यानी इसने कुछ माह तक, महज कुछ माह तक शासन किया। कुछ माह तक शासन किया। माह तक शासन किया। शासन किया। अच्छा, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। किसकी? तो ये रामगुप्त की। प्यारे दोस्तों, रामगुप्त की एक बहुत खूबसूरत पत्नी थी और जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम था? इसका नाम था ध्रुव स्वामिनी नाम था। अब आपको पता है, खूबसूरत पे तो हर कोई अधिकार जमाना चाहता है, तो रामगुप्त के साथ में भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बस जिधर जाए उधर ही परेशानी खड़ी हो जाए। यानी जहां पे भी जाए वहां का ही राजा उसकी डिमांड करने लगे कि बस ये तो हमारे पास होनी चाहिए थी। जैसे रणथंभ, उसमें आपने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पद्मनी की जो कहानी थी, रतन सिंह की जो कहानी थी, वो सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होने लगी थी। कहां पर? रामगुप्त के यहां पर भी। तो जो ध्रुव स्वामिनी थी, और ध्रुव स्वामिनी बहुत सुंदर थी, और उसको प्राप्त करने के लिए एक शक शासक था। कैसा? तो शक शासक ने युद्ध करने की वो रख दी, प्रस्ताव भेज दिया रामगुप्त के पास कि या तो आप अपनी महारानी को हमें सुपुर्द कर दो, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यानी रामगुप्त को ललकार दिया। किसके द्वारा? शक शासक के द्वारा। जब शक शासक ने रामगुप्त को ललकारा तो रामगुप्त घबरा गया। रामगुप्त एक प्रकार से कायर शासक था, कायर हम कह सकते हैं, और कायर शासक था, इसलिए वो उसको ध्रुव स्वामिनी को उस शक शासक को देने के लिए तैयार हो गया। रुद्रसेन सेकंड करके था, तो उस रुद्रसेन सेकंड को देने, सॉरी रुद्रसेन थर्ड, तो रुद्रसेन थर्ड को देने के लिए तैयार हो गया था। कौन? ये रामगुप्त। किसको? अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को। जब अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को रुद्रसेन थर्ड को देने के लिए तैयार हो गया, तो ये बात किसको पसंद नहीं आई? इसके रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त सेकंड। कौन थे? तो रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को यह रास नहीं आई कि अगर हमारे जीते जी, हमारी भाभी जी अगर शक शासक रुद्रसेन की हो गई तो हमारा फिर जीने में कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इस पे हमको जिंदा रहने का और महाराज का मतलब अनुज कहलाने का। तो यानी उसने, जो रामगुप्त था, जिसका ध्रुव स्वामिनी का पति था, वो तो उसको देने के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया। लेकिन ध्रुव स्वामिनी और उसके देवर चंद्रगुप्त सेकंड ने, दोनों ने मिलकर के प्लानिंग बनाई, और मिलकर के क्या शानदार प्लानिंग बनाई। तो वो प्लानिंग थी कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, और मैं मेरे जीते जी, यानी मेरी भाभी जी ध्रुव स्वामिनी को शक शासक जो रुद्रसेन थर्ड था उसकी नहीं होने दे सकता। तो यानी क्या किया कि पूरी प्री प्लानिंग की गई, और प्री प्लानिंग के तहत शक शासक रुद्रसेन सेकंड थर्ड को, शक शासक रुद्रसेन थर्ड को यानी पत्र भिजवा दिया गया, लेटर लिख दिया गया कि महारानी आपकी होने के लिए तैयार है। चंद्रगुप्त के द्वारा क्या करवाया गया कि उसको लेटर लिख दिया, पत्र लिख दिया कि महारानी आपकी होने के लिए तैयार है, और आप राजी हो गया वो शक शासक रुद्रसेन थर्ड। और जैसे ही वो राजी हुआ तो उसने महल में तैयारियां चालू कर दी कि रामगुप्त मान गया, रामगुप्त मान गया, रामगुप्त मान गया। चारों बाजू एक ही अफवाह फैल गई कि अब ध्रुव स्वामिनी कहां जाएगी? तो शक शासक रुद्रसेन थर्ड के पास जाएगी। तो ये प्री प्लानिंग थी किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड यानी ध्रुव स्वामिनी के देवर जी या फिर रामगुप्त के छोटे भाई की।
तो जो पालकी सजाई गई थी उस पालकी में ध्रुव स्वामिनी की जगह पे और चंद्रगुप्त सेकंड और ये एक बढ़िया सी दुल्हन बन करके उसमें बैठ गए। साड़ी का यानी जो शादी का जो जोड़ा होता है रेड कलर का, वो शादी का जोड़ा रेड कलर का पहन करके उसमें बैठ गए। किस में? उस पालकी में बैठ गए। और पालकी में क्या किया कि पालकी में बैठ करके, और जो पालकी वाले होते हैं वो सम्मान के साथ में, और उनको क्या लग रहा था कि ध्रुव स्वामिनी आ रही है, तो उसको महल के अंदर ले गए। कहां पे? शक शासक रुद्रसेन सेकंड आ जाता है, वो थर्ड था, तो उस थर्ड के पास ले गए। और वो वहां पे नव वधु या नव विवाहिता या दुल्हन को, उसको मतलब उसमें भाव विभोर होता है, उसकी खुशी में पागल हो रहा था। तो जैसे ही उसके अंदर, यानी किसी को कोई पता ही नहीं था और उनको भी किसी प्रकार का डाउट नहीं था कि कुछ और भी हमारे साथ घटित हो सकता है। तो जैसे ही महल के अंदर ले जाया गया, चारों बाजू पहरेदार लगे हुए थे और पालकी को महल में अंदर ले गए और महल में सीधे ही शक शासक रुद्रसेन थर्ड के पास ले गए। और जागते ही शक शासक रुद्रसेन थर्ड ने, तो आपको पता है फिर क्या हुआ होगा, उसने जाते ही कुंडी लगा दी, अंदर से किवाड़ लगा दिया। और जब किवाड़ लगा दिया, फिर जैसे ही दुल्हन का पर्दा हटाया, यानी जो उन्होंने पर्दा कर रखा था तो वो लाज कर रखी थी, उस पर्दे को हटाया तो उसमें मूंछों वाली ध्रुव स्वामिनी निकली। चंद्रगुप्त सेकंड उसके अंदर से निकला और वो ना जैसे ही पर्दा हटते ही, और फिर बस उसके पास कटार थी चंद्रगुप्त सेकंड ने, और उस शक शासक रुद्रसेन थर्ड की मृत्यु कर दी। वो तो समझ रहे थे बाहर वाले लोग कि इधर सुहागरात मनाई जा रही है, लेकिन वहां पे क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। और यानी आराम से यानी चंद्रगुप्त सेकंड वही शादी के जोड़े में और बाहर निकल गया। किसकी मजाल की शादी के जोड़े में दुल्हन को कोई टोक दे, किसी ने नहीं टोका। और यानी शक शासक रुद्रसेन थर्ड की मृत्यु करके, उसकी हत्या करके, और सकुशल चंद्रगुप्त सेकंड अपने अवध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में वापस आ गया। तो ये घटना थी। और इसके बाद में तो आप जानते ही हो कि रामगुप्त, वो जो न्यूज़पेपर में रोजाना आप पढ़ते हो कि प्रेमी के साथ मिलके पति की हत्या, पढ़ते हो ना, किसके साथ? प्रेमी के साथ मिलके पति की हत्या। तो फिर बस ऐसा ही हुआ, रामगुप्त को टपका दिया और ध्रुव स्वामी किसकी हो गई? चंद्रगुप्त सेकंड की हो गई। तो ये थे कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त के बारे में कोई विशेष कार्य, इसने कला, स्थापत्य कला, संस्कृति में कोई योगदान नहीं था। बस इसका एक ही विशेष कार्य था कि इसकी विवाह किसके साथ हुआ? ध्रुव स्वामिनी के साथ हुआ। तो ये था कौन? मैं समझता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये था रामगुप्त 375 से 375 कुछ ईस्वी तक। और यहां आपको लिखना है इसका विवाह है किसके साथ हुआ? तो इसका विवाह है ध्रुव स्वामिनी से हुआ। ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए शक शासक ने आक्रमण करने का दबाव बनाया। तो बस इतना हमको लिखना है, बनाया। किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में। और जो अगला शासक था इसका, रामगुप्त का छोटा भाई, वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। कौन बना? तो चंद्रगुप्त सेकंड अगला शासक बना। और चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड कितना था? तो 375 ईस्वी में यह शासक बना और इसने 414 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। कब से कब तक? तो इसने 375 ईस्वी में यह शासक बना और 375 से लेकर के 414 ईस्वी तक शासन किया। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में हमको याद रखना है कि इसकी, यानी इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, इसकी पुत्री थी और इसने अपनी पुत्री, तो पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त।
प्रभावती गुप्त, इस प्रभावती गुप्त का विवाह है। तो इस प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ कर दिया? तो वाकाटक नरेश या वाकाटक शासक, और इसका नाम भी रुद्रसेन था, आपको याद रखना है, रुद्रसेन। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन, और ये रुद्रसेन सेकंड था, से किया। तो ये तो किस वंश से था? तो ये तो वाकाटक वंश से था। किससे था? वाकाटक वंश से। यानी जिसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह तो किसके साथ किया? वाकाटक वंश के नरेश या वाकाटक शासक किसके साथ? रुद्रसेन सेकंड के साथ। लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी के चक्कर में जिसकी हत्या की थी वो शक वंश से था, और उसका नाम भी रुद्रसेन, ये सेकंड था, वो थर्ड था। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है कि इसने किसने? इसने चंद्रगुप्त ने, इसने शक शासक क्या नाम था? वही रुद्रसेन। कौन सा? तो रुद्रसेन थर्ड की हत्या कर दी, एवं इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसने सिंधु नदी के तट पर बहलिकों को पराजित किया और उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने सिंधु नदी के तट पर, कौन सी नदी? तो इसने सिंधु नदी के तट पर किसको पराजित किया? तो इसने बहलिकों को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो इसने सिंधु नदी के तट पर बहलिकों को पराजित किया, और इसने दिल्ली में मेहरौली का लोह स्तंभ लगवाया। कहां पर? मेहरौली का लोह स्तंभ किसके द्वारा लगवाया गया? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लगवाया गया। कौन सा लोह स्तंभ लगवाया गया? तो इसने मेहरौली का लोह स्तंभ लगवाया। इसने किसका? तो इसने मेहरौली का लोह स्तंभ लगवाया। मेहरौली का लोह स्तंभ लगवाया। लोह स्तंभ लगवाया। तो ये मेहरौली का लोह स्तंभ किसके द्वारा लगवाया गया? तो मेहरौली का लोह स्तंभ किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लगवाया गया। और इसमें चंद्रगुप्त सेकंड का नाम चंद्र लिखा मिलता है। क्या मिलता है? तो इसमें किसमें? मेहरौली के लोह स्तंभ में इसमें चंद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है? चंद्र लिखा मिलता है। क्या लिखा हुआ है? तो इसमें चंद्रगुप्त का यानी चंद्रगुप्त सेकंड का नाम मेहरौली के लोह स्तंभ में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें इसका नाम चंद्र लिखा मिलता है। फिर नेक्स्ट, इस चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि। तो देखिए इस चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि। तो इसके नवरत्न थे। ये कितने थे? तो ये नवरत्न कहलाते थे। दरबारी कवियों को क्या कहते थे? नवरत्न। तो ये नवरत्न थे इसके। तो नवरत्न, तो ये नवरत्न कौन कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे एक तो कालिदास। कौन सा दास? कालिदास। इसके अलावा वराह मिहिर। इसके अलावा अमर सिंह, वराह मिहिर, अमर सिंह। नेक्स्ट कौन था? तो नेक्स्ट था धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। इसके अलावा छपनक। नेक्स्ट बेताल भट्ट।
इसके अलावा एक नेक्स्ट था शंकु, एक घट खरपर। तो कौन कौन से थे? कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, घटपरकर और एक लास्ट था, उसका नाम था वररुचि। कौन थे? वररुचि। तो ये वररुचि, तो ये इसके कितने थे? नवरत्न कहलाते हैं। कौन कौन? कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, शंकु, घट खरपर और वररुचि। ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के क्या थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, किसके काल में? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में एक चीनी यात्री आया था। कौन? फाइयान। फाइयान ही करना है इसको। कौन आया था? तो फाइयान। ये फाइयान कहाँ का था? तो ये कौन सा यात्री था? ये चीनी यात्री था। तो ये फाइयान चीनी यात्री कहाँ पर आया? भारत की यात्रा पर आया। और फाइयान कब आया था? तो फाइयान आया था ये 399 ईस्वी में। और ये कब तक रहा था? तो ये 414 ईस्वी तक रहा था। तो 414 ईस्वी तक रहा था फाइयान। और ये जो फाइयान यहाँ पे आया था, तो फाइयान यहाँ पे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। किसका? तो ये यहाँ पे बौद्ध धर्म का क्या के लिए आया? अध्ययन के लिए आया। तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया। इसके अलावा फाइयान ने यानी राजा का जिक्र नहीं किया है। तो यानी इसने राजा के नाम का क्या किया है? तो जिक्र नहीं किया है। नहीं किया। तो इसने राजा के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन राजा की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या है? यानी प्रशंसा की है। किसकी? तो राजा की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की है। तो प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की है। किसके द्वारा? प्रशंसा। तो प्रशंसा किसके द्वारा की गई है? तो ये फाइयान के द्वारा की गई है। इसके अलावा इसने बताया कि यहाँ पे यानी कौड़ियों का प्रयोग होता था। यानी रुपयों के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो यानी रुपयों के स्थान पर लोग किसका प्रयोग करते थे? तो लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब क्या होता है कि इसने हमारे यहाँ की मुद्रा प्रणाली की यानी क्या है? क्रिटिसाइज किया है, एक प्रकार से बुराई की है कि यहाँ पे मुद्रा प्रणाली का क्या था? अभाव था। तो किसकी? तो आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है कि मुद्रा प्रणाली का अभाव बताया है। इसने क्या बताया है कि यहाँ की हमारी जो मुद्रा प्रणाली है उसका अभाव को दर्शाया गया है। किसके द्वारा? फाइयान के द्वारा। और इसने एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसने पुस्तक लिखी है फुकुओ की। कौन सी लिखी है? तो फुकुओ की पुस्तक लिखी है। और इस यात्रा वृत्तांत, किसका यात्रा वृत्तांत है ये? तो फाइयान का यात्रा वृत्तांत है। और फाइयान बाद में यानी ताम्रलिपि बंदरगाह से होकर के, कौन से? ताम्रलिपि बंदरगाह से श्रीलंका होते हुए, कहाँ होते हुए? श्रीलंका होते हुए चीन वापस चला गया। कहाँ पे? चीन वापस चला गया। तो कौन वापस चला गया? तो ये फाइयान यहां से वापस चला गया। इसके अलावा चंद्रगुप्त के द्वारा, कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किसके सिक्के चलाए थे? तो आपको याद रखना है, किसने? चंद्रगुप्त ने
चंद्रगुप्त ने किसके, तो इसने चांदी के सिक्के चलाए, किसके, चांदी के सिक्के चलाए थे, और चांदी के सिक्के चलाए इसलिए, चांदी के सिक्के चलाए इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकारी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन से सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे, इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में अध्ययन, तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। और अब आ जाता है नेक्स्ट जो शासक, अगला जो शासक हुआ वो था कुमारगुप्त। कौन था, तो अगला जो शासक उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सा है, इसका नाम है कुमारगुप्त। कौन सा गुप्त, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त अगला शासक हुआ। और कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड था इसका कब तक था, 414 तक। ये कुमारगुप्त 414 से लेकर के 454 ईस्वी तक इसने शासन किया। कितने तक, तो 414 से लेकर के 454 ईस्वी तक अगर किसी ने शासन किया तो वो कौन था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा यानी जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किसके हैं, कुमारगुप्त के। सबसे ज्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किसके हैं, कुमारगुप्त के। सबसे ज्यादा सिक्कों का जो ढेर मिला है वो कहां से प्राप्त हुआ है, बयाना से प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर तो कहां से प्राप्त हुआ है, बयाना से प्राप्त हुआ है। इसलिए अलावा कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बिहार में। किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और कुमारगुप्त के समय पुष्य मित्रों ने आक्रमण किया, जिसे स्कंदगुप्त को भेज करके, और इसने क्या कर दिया, उसको विफल करवा दिया। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और कुमारगुप्त ने मयूर शैली में सिक्के चलाए जो इसके सबसे ज्यादा फेमस थे। तो ये 5-6 पॉइंट अपन को याद रखने किसके संदर्भ में, कुमारगुप्त के। पहला पॉइंट क्या था, सबसे यानी सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। तो वो सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, कुमारगुप्त के। इधर सर्वाधिक सिक्के किसके मिलते हैं, तो सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं तो वो किसके, कुमारगुप्त के। इसके अलावा सर्वाधिक सिक्कों का ढेर कहां से प्राप्त हुआ है, तो सर्वाधिक सिक्कों का ढेर जो मिला है वो कहां से, तो बयाना से मिला है। यानी सबसे ज्यादा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कहीं से मिला है तो वो कहां से मिला है, बयाना से। इसके अलावा कुमारगुप्त के द्वारा किसकी, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। इसके अलावा कुमारगुप्त के समय किसने, तो ये पुष्य मित्रों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। और पुष्य मित्रों ने आक्रमण किया जिसको, किसके द्वारा, इसका पुत्र था स्कंदगुप्त। तो पुष्य मित्रों के आक्रमण को किसे, अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजकर विफल करवाया। तो स्कंदगुप्त को भेजकर इसको विफल करवा दिया, पुष्य मित्रों के आक्रमण को। इसके अलावा इसने क्या करवाया, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसके अलावा इसने कौन से, तो इसके मयूर शैली के, कौन सी शैली, मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध
थे। तो इसकी कौन सी शैली के सर्वाधिक सिक्के प्रसिद्ध थे? तो इसके मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो ये था किसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया? कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त, यानी सॉरी रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर आता है कुमारगुप्त के संदर्भ में अध्ययन किया। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त, उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं समझता हूं ये यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा।